नमस्कार साथियों। आज का जो ये पेपर है उसमें आपको राजस्थान की कल्चर से संबंधित फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही इसमें कुछ 100-150 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। इस वीडियो को बनाने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य था कि हमने जो आरईएस वीडियो और जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चर और फायरमैन का जो टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है उसमें आपके प्रश्नों का स्तर आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्नों का चयन हम आपके लिए करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो ये। दूसरा उद्देश्य इस वीडियो का ये है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाएं, वो प्रश्न आपके सामने लेके आए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनते हैं। साथियों, हमने जो टेस्ट सीरीज हमने पहले भी आपको बताया था कि जो टेस्ट हम डिजाइन करते हैं उसमें की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि प्रत्येक प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं होता, उससे संबंधित संपूर्ण फैक्ट उसमें हम डाल देते हैं। साथ ही जो विकल्प होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का जो विकल्प होगा उस विकल्प में भी एक प्रश्न आपके लिए अलग से बनेगा। तो कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। साथ ही जब आप ये हमारी टेस्ट सीरीज को अप्लाई करेंगे, टेस्ट सीरीज यूज करेंगे, उसके बाद कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न में हर एक लाइन में एक संभावित प्रश्न आपको दिखेगा। तो आज का वीडियो जो राजस्थान की कल्चर और आर्ट जो है उससे संबंधित है, उसके बारे में पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली की विशेषता है? तो देखिए यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी चित्र शैली एक ऐसी चित्र शैली है जो दक्षिणी ईरानी, मराठी और मेवाड़ी शैली का प्रभाव इस पे है। तो ये एक प्रश्न यहां पे आपको बन जाता है। यहां पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि बूंदी चित्र शैली का जो प्रधान रंग है वो हरा है और इस केवल मात्र यही चित्र शैली है राजस्थान की जिसमें पशु, पक्षी और वनस्पतियों को विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करें कि राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला इत्यादि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो राजस्थान में जो घरेलू दास होते हैं उनको, अब तो क्या है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थानी कल्चर में जो घरेलू दास होते थे स्वतंत्रता से पहले राजा महाराजाओं के समय में, उस समय जो घरेलू दास होते थे उनको अपन जो है गोला, दरोगा, चाकर या चेला के नाम से जानते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असंगत विकल्प को आपको छांटना है। देखिए पहला प्रश्न है, नीले रंग की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जयपुर की विख्यात है। बिल्कुल सही है। नीले रंग की मिट्टी के बर्तन राजस्थान में जयपुर के प्रसिद्ध हैं। यहां पे विशेष रूप से इस प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। तो एक विकल्प में आपका एक प्रश्न तैयार हुआ। दूसरा है, लेटा गांव जालोर खेसला औद्योगिक वस्त्र होता है। खेसला जो सर्दियों में काम आता है, तो ये जो खेसला उद्योग है वो जालोर का है और जालोर में भी एक प्रसिद्ध गांव है लेटा गांव, वहां पे ये उद्योग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तरकसी के आभूषण जो हैं वो बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो ये तरकसी के जो आभूषण है वो बाड़मेर में नहीं, नाथद्वारा में बनते हैं। तो ये इसमें भी आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट मिल गया। फड़ चित्रांकन के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। तो चारों विकल्पों में जो सी विकल्प होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तरकसी के आभूषण बाड़मेर में नहीं बनते, नाथद्वारा में बनते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आरईएस प्री की टेस्ट सीरीज हमने अभी चालू कर रखी है। 10 पेपर हैं उसमें। 10 पेपर में 2 टेस्ट पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। प्रत्येक पेपर में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आर्थिक समीक्षा के कंप्लीट प्रत्येक पेपर में जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा से संबंधित प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनते हैं उनका चयन है।
साथ ही आपको गणित, रीजनिंग, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का जो भी आपको एक एक पॉइंट सिलेबस में दे रखा है उसके आधार पे प्रश्न पत्रों का डिजाइन किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो द स्मार्ट स्टडी है वो हालांकि केवल टेस्ट सीरीज पे अनुसंधान करती है, टेस्ट सीरीज आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का चयन करके टेस्ट बनाती है, लेकिन ये वन मैन इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसमें लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं और वो केवल आपको हेल्प करने के हिसाब से आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ RAS ऑफिसर्स हैं, कुछ रीजन्स की वजह से उनके नाम मैं आपके सामने नहीं बता पाऊंगा। साथ ही कुछ स्कूल लेक्चर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हमें गाइड कर रहे हैं, तो उसी आधार पे ये सारा काम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, द स्मार्ट स्टडी के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और आपको जिस भी परीक्षा की तैयारी करनी है उसकी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वहां जाके आप उसको टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो प्रश्न है चौथा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहला, महाराजा राम सिंह को राजस्थान में ब्लू पोट्री लाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। कुदरत सिंह पद्मश्री से अलंकृत मीनाकार हैं, ये भी सही है। नमदे उद्योग भीलवाड़ा के नहीं हैं। नमदे उद्योग जो हैं वो टोंक के प्रसिद्ध होते हैं, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ब्लू पोट्री कला पूर्व में कामचीनी नाम से प्रसिद्ध है। एक परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से ब्लू पोट्री का प्राचीन नाम क्या है। कामचीनी, दालचीनी, हल्की चीनी, इस प्रकार के ऑप्शन थे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्लू पोट्री का प्राचीन नाम कामचीनी। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कौन सी रियासत द्वारा लगाएगी। देखिए, अब यहां पे आपको प्रश्न को पढ़ने का, उसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होना चाहिए। ज्यादातर टेस्ट आपको टेस्ट मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता है कि आपको एक प्रश्न यदि कोई बन रहा है तो उससे संबंधित कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फैक्ट है, तो वो सारी चीजें हम नीचे आपको उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट करके व्याख्या वाले पार्ट में डाल देते हैं। अब हमने पांचवें प्रश्न पे आप गौर कीजिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा से संबंधित प्रश्न पूछा है कि सती प्रथा पर रोक राजस्थान की कौन सी रियासत में सबसे पहले लगाया, तो आपका आंसर तो सीधा हो गया। तो अब इस प्रश्न में आप देखिए कितने एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिए। यदि प्रश्न ये पूछे कि सती प्रथा पर रोक सबसे पहले किसने लगाई, तो आपका आंसर हो जाएगा बूंदी। सती प्रथा पर रोक सबसे पहले बूंदी रियासत ने लगाई, बताइए कौन से साल में लगाई, तो 1822 हो जाएगा। तीन प्रश्न हो गए। साथ ही यदि आपको यह पूछे कि समाधि प्रथा पर रोक सबसे पहले कहां लगी, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक कब लगी, तो आंसर हो जाएगा 1844। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसकी सहायता से, किस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से लगी, तो एजेंट लुडलो। ये आपके इसमें 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद में यदि आपको ये पूछे कि कन्यावध के बारे में, कन्यावध को सबसे पहले गैर कानूनी किस रियासत ने घोषित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा। कब किया था, 1833। तो इस प्रकार हमारे प्रश्नों का एक प्रश्न में आपको बहुत सारा जो है मैटर मिल जाएगा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। RAS की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है, 3 पेपर उसके हो चुके हैं, 400 रुपए उसकी फीस रख रखी है। 2 पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल व्यू के लिए रख रखे हैं। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। करना क्या है, द स्मार्ट स्टडी के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और फ्री स्टडी मटेरियल में जाके कोर्स सेलेक्ट करके आपको फ्री स्टडी मटेरियल में कंटेंट सारा मिल जाएगा। ठीक है,
उसी प्रश्न को आगे देखिए, यहाँ पे सती प्रथा पे चले थे, हमने आपको समाधि प्रथा के बारे में बता दिया, जयपुर एजेंट पॉलिटिकल एजेंट लुडलो का योगदान बता दिया, कन्यावध के बारे में कोटा 1833 की डेट बता दी, विल्किंसन के प्रयास आपको बता दिए। इसके बाद में त्याग प्रथा भी थी। त्याग प्रथा क्या था कि जो राजपूत समाज था उसमें विवाह इत्यादि के अवसर पे कुछ दान दक्षिणा इत्यादि देने का एक रिवाज था, वो अनियंत्रित होती जा रही थी, उसी को त्याग प्रथा कहा जाता है। और जोधपुर में 1841 में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रयास से इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से असुमेलित को छांटना है। देखिए, मैमंद जो है वो सिर पे, ये आभूषणों की बात है, मैमंद सिर पे पहना जाता है, बोरला टाइप एक आभूषण होता है। मांदलिया जो है वो गले में पहना जाता है, ये भी सही है। बल्ल्या हाथ का आभूषण है, लेकिन चंपाकली नाक का नहीं है, चंपाकली गर्दन पे पहना जाता है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख महिला निम्न में से कौन सी थी? तो उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो महिला थी वो आपकी नारायणी देवी थी, और ये नारायणी देवी जो थी वो स्वतंत्रता सेनानी माणिक्य लाल वर्मा की धर्मपत्नी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से सोहरी क्या है? तो सोहरी क्या है? सोहरी होती है जिसको राजस्थानी भाषा में ग्रामीण परिवेश में ओबरी भी कहते हैं, ओबरी, ओबरी। देखिए लिख देता हूं मैं आपको, ओबरी, सोहरी को ओबरी भी बोलते हैं। ये ओबरी क्या होता है? एक इस प्रकार का एक वो होता था, मिट्टी का बना हुआ एक संरचना होती थी, आगे इसमें एक गेट होता था बीच में, इसमें आपके ये चार पाए टाइप बने हुए रहते थे, और इसमें आपको जो है वो आपका अनाज रखने के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसमें काफी कुछ स्पेस रहता था, और लगभग 3-4 बोरी जो होते हैं, बैग होते हैं, इतना गेहूं जो बाजरा जो भी आपका अनाज है वो उसमें रखा जा सकता था। तो देखिए अब ये भोजन सामग्री को, इसमें आपका दूध दही जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी वहां पे रख सकते थे। भोजन सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु ग्रामीण परिवेश में मिट्टी से बनी आकृति, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ऊंट के गले में पहना जाने वाला, ये तो इसको गोरबंद कहते हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर दुल्हन की मांग में पहली बार डाला जाने वाला सिंदूर तो सिंदूरी होता है। आदिवासी लड़की के विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर जो चित्र, लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, उसको आपका भराड़ी कहा जाता है। तो इस प्रश्न में आपको यह भी पता चल गया कि भराड़ी क्या है, यह भी पता चला गोरबंद क्या है, ओबरी का बारे में आपको पता चल गया, और सोहरी के बारे में भी आपको पता चला है। तो 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है, सही है गलत है? सही है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया, यह भी आपका सही है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की, यह भी सही है, लेकिन भगत आंदोलन की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने नहीं की थी। भगत आंदोलन की स्थापना जो है वो आपके गोविंद गिरी ने की थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न नीचे दिए गए कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और असंगत कथन का चयन करना है, जो सही नहीं है उसका चयन करना है। देखिए यहां पे एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरा उस स्टेटमेंट को कहने वाले व्यक्ति का नाम है। पहला स्टेटमेंट है, यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? तो ये अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, ये बिल्कुल सही है। जोधपुर जेल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण 1942 में किसकी मृत्यु हुई? ये बाल मुकुंद बिस्सा है, ये भी आपका सही है। फिर जैसलमेर जेल में जिंदा जलाया गया, किसको जलाया गया था? सागर मलगोपा, मोल नहीं है ये, सागर मलगोपा है। तो सागर मलगोपा को
राजस्थान में ये जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको जिंदा केरोसिन डाल के जला दिया गया था। बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु किसकी हुई थी? तो केसरी सिंह बारहट नहीं था, यहां पे आपको प्रताप सिंह बारहट यदि मिलता तो ये भी स्टेटमेंट सही होता, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि बरेली जेल में यातनाएं देकर केसरी सिंह बारहट को नहीं, प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहां पे आपको प्रश्नों के स्तर के बारे में पता चल रहा होगा। अगला प्रश्न, सामान्य प्रश्न, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को सामने आया? तो राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956 को आया था, और राजस्थान के एकीकरण के समय आपको यहाँ पे 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। जो 3 ठिकाने थे उनमें पहला लावा था जो जयपुर में पड़ता था, दूसरा कुशलगढ़ था जो बांसवाड़ा में था, और निमराना अलवर में था। साथ ही एक चीफ सिप भी थी जिसको अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछ लेता है कि मधुमालती के बारे में बताइए कि मधुमालती कहां से प्रकाशित होती है। कई बार पूछते हैं कि मासिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, या जो है ना और पाक्षिक है। साथ ही जागती जोत के बारे में कई बार पूछा है, रिहाण क्या है उसके बारे में, वृक्ष सतदल के बारे में भी पूछ लिया। तो यहां पे आपको एक प्रश्न पूछा और आपका जो है सारे उससे विकल्प आपके सही हो गए, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहां पे मिल गए। देखिए, पहला है पत्रिका का नाम और दूसरा है प्रकाशक स्थल, यानी कहां से निकलता है। पहला आपका मधुमालती है। मधुमालती के बारे में आपको देखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की यह पत्रिका है और मंथली पत्रिका है, मासिक है, बिल्कुल सही है। जागती ज्योत है वो भी एक मंथली न्यूज वो है, आपकी मैगजीन है, और वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। प्रश्न को पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो इसी प्रकार होना चाहिए कि एक बार यदि कोई प्रश्न पूछता है परीक्षक, तो उस प्रश्न से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके नजर में आए उनको एक ही जगह आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न, रिहाण राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर की एक वार्षिक पत्रिका है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मेल सुमेलित में ये प्रश्न पूछ ले तो कौन सी मासिक है और कौन सी वार्षिक है, कौन सी अर्धवार्षिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मधुमालती कहां से निकलती है? उदयपुर से, मासिक है। जागती ज्योत आपके बीकानेर से निकलती है और ये भी मासिक है। रिहाण जो है राजस्थान सिंधी अकादमी संस्थान जो है जयपुर में, उसकी एक पत्रिका है और रिहाण केवल वार्षिक निकलती है, उसके अर्धवार्षिक, मासिक या त्रैमासिक अंक प्रकाशित नहीं होते। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, ब्रज सतजल, यह भी एक पत्रिका का नाम है और राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी उदयपुर में है ही नहीं, ये तो जयपुर में है। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है, और ये जो है वही आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मासिक पत्रिका तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये ब्रज भाषा अकादमी जो है वो जयपुर में है। ठीक है, सॉरी, त्रैमासिक पत्रिका है ये, ब्रज सतजल आपकी त्रैमासिक है और जयपुर से निकलती है। ठीक है, 13वां प्रश्न, निम्न में से बांदरवाड़ क्या है? ये राजस्थानी कल्चर के प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों की एक माला रूप लता के रूप में एक माला बनाई जाती है आम के पत्तों से, या कई बार आजकल आर्टिफिशियल भी आने लग गई हैं। तो जो भी मांगलिक अवसर होते हैं जैसे विवाह इत्यादि है, या घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, या पुत्री का कई जो है सभ्य समाजों में पुत्री के जन्म को भी उसी रूप में मनाते हैं, तो घर के प्रवेश द्वार पे जो माला लगाई जाती है उसको आपको बांदरवाल कहा जाता है। ठीक है, वर तथा वधु के सौंदर्य को निखारने हेतु उबटन जो होता है उसको आपको पीठी बोलते हैं, तो यहां पे आपकी पीठी आंसर हो जाएगा। विवाह के अवसर पर वर वधु को हल्दी लगाने की जो प्रथा है
उसको हल्द दांत कहते हैं। ये जो है उसको हल्द दांत कहेंगे। और दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां हैं, देखिए 2004 की जो आरपीएससी ने आपकी परीक्षा करवाई थी, 2004 और 2007, शायद 7 में थी या 4 में थे। प्रश्न था निम्न में से बिनोटा क्या है। तो बिनोटा या बिनोटी दोनों को आपको ध्यान रखना है। बिनोटा जो होता है विवाह में जो दूल्हे के जूते होते हैं उनको बिनोटा कहा जाता है, और दुल्हन की जो ज्योतियां होती हैं उनको बिनोटी कहते हैं। और ये एक मान्यता है कि दुल्हन के ये बिनोटा और बिनोटी जितना जल्दी टूट जाएं उतना ही अच्छा है। अब ये इसमें क्या सिद्धांत है, क्या लॉजिक है, आपको बताना है, क्योंकि ऐसी जो मान्यता है वो किस वजह से है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप ये चीज बताना है आपको। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला मरवण का बाल विवाह निम्न में से कहां हुआ था। तो ढोला मरवण की विवाह स्थल के बारे में एक परीक्षा में पूछा गया था। बहुत गंभीर प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो अजमेर में एक जगह है बघेरा, ये बघेरा जो जगह है वहीं पे ढोला मरवण का विवाह स्थल के रूप में माना जाता है। बघेरा अजमेर ढोला मारू प्रेमाख्यान का नायक ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था। ये स्टोरी आपको पता होगी, जिसे इतिहास में ढोला या साहल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपन में जांगलू यानी बीकानेर, जांगल प्रदेश कहते हैं ना आज भी, जांगल के पुंगल नामक इस ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मरवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का था और मरवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मरवाणी को सांप ने काट लिया था, तो शिव पार्वती ने आकर मरवाणी को जीवन दान दिया था। और ये उमर सोमरा भी ढोला मरवण में एक पात्र है। उमर सोमरा जो है मरवण से विवाह करना चाहता था, उसको हासिल करना चाहता था। तो उमर सोमरा ने भी मतलब एक षड्यंत्र रच के ढोला को मारने का प्रयास किया था। हालांकि बाद में मरवण की जो विट है, बुद्धिमता है, उसकी वजह से जो है ढोला और मरवण दोनों सुरक्षित रूप से अपने राज्य में पहुंच पाए थे। 15वां प्रश्न है, निम्न में से नाहर मगरा क्या है। तो नाहर मगरा एक बार परीक्षा में पूछा गया था। नाहर मगरा होता है कि उदयपुर के महाराणाओं के जो आखेट क्षेत्र होते थे, जो शिकार खेलने के लिए जाते थे उदयपुर के महाराणा, उसको नाहर मगरा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थानी संस्कृति में प्रचलित हलमा क्या है। ठीक है, एक प्रकार का मीठा पकवान नहीं होता है। विधवा महिला का पुनर्विवाह जो होता है उसको तो नात्रा कहते हैं, तो ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। सामुदायिक सहयोग की एक परंपरा जो है वो उसको हलमा कहते हैं राजस्थानी परंपराओं में। क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये हलमा होता है क्या है एक्चुअली में, जैसे मान लो मेरा पड़ोसी है, वो मेरे पड़ोसी ने मेरे को मेरे खेत से मैंने जो बुआई की फसल के उससे 10 दिन पहले ही उसने अपने खेत में बुआई कर दी। अब जब फसल पकेगी तो फसल पकने से मेरी फसल मैंने 15 दिन बाद में 10 दिन बाद में डाली है, उसने 10 दिन पहले ही बुआई कर दी थी, तो उसकी फसल की पकाई भी पहले होगी। तो फिर मैं हलमा प्रथा के तहत यदि मैं उसकी फसल की कटाई करवाऊंगा 10 दिन पहले, तो 10 दिन बाद जब मेरी फसल की पकाई होगी उस समय वो प्रत्युत्तर में मेरी हेल्प करेगा। तो ये एक प्रथा है राजस्थानी संस्कृति में, जिसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको श्रमदान दूसरे के पास करना है और दूसरा को जब आपको जरूरत पड़ेगी तो दूसरा आपको कर देगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो यहां पे ये परशुराम देव जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की जो स्थापना की थी वो परशुराम जी ने की थी। परशुराम देव और दादू दयाल राजस्थान के कबीर, परशुराम देव आपका यहां पे आंसर हो जाएगा, और दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है।
चरणदास जी सहजोबाई के जो हैं गुरु हैं और जाम्बू जी विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। 18वां प्रश्न है, संत पीपा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रमुख संत पीपा थे, ये भी सही है। पीपाजी की वाणी पीपाजी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। पीपाजी की वाणी जो है पीपाजी द्वारा रचित ग्रंथ ही है, ये आपका जो है नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। पीपाजी की वाणी पीपाजी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, क्योंकि पीपाजी ने गांगरोन दुर्ग पर फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल कर दिया था। ये प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया। पिंड में वही है जो ब्रह्मांड में है, पीपाजी का वह पद है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ये यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पीपाजी की वाणी पीपाजी द्वारा नहीं लिखी थी, इनके कोई शिष्य थे, उन्होंने ये लिखा था। पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ये पीपाजी का एक ऐसा पद है जिसे गुरु अर्जुन देव द्वारा जो आदि ग्रंथ की रचना की थी, संकलित किया था। इस आदि ग्रंथ में ये वाला जो स्टेटमेंट है, पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वो इसमें आपका आदि ग्रंथ में शामिल किया गया स्टेटमेंट है जो पीपाजी का है। ठीक है, 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक देवता रामदेव जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णावतारी रामसा पीर के नाम से पूजा होती है, बिल्कुल सही। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, ये भी सही है। कामड़िया पंथ का संचालन करता, ये भी सही है। छोटा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में नहीं है, छोटा रामदेवरा नहीं है, यहां तो बड़ा है। प्रधान पीठ तो पोखरण जैसलमेर में है। छोटा रामद्वारा जो है वो आपका रामदेवरा गुजरात में है। देखिए, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी का प्रधान मंदिर है। राजस्थान में पंचपीरों में की जो गणना की जाती है, अब ये पंचपीर कौन कौन से, कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया, निम्न में से कौन सा पंचपीर है या निम्न में से कोई कौन सा पंचपीर नहीं है। तो पंचपीरों में आपके देखिए, रामदेव जी के प्रश्न की बात करें तो रामदेव जी तो होंगे ही होंगे, पाबूजी हैं, हड़बूजी हैं, मीहाजी मांगलिया जी हैं। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है 24 बणिया, प्रसिद्ध है। मेघवाल जाति के भक्त इसको रिखिया, ये मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के जीवन की चमत्कारी घटनाओं को पर्चा देना या पर्चे कहते हैं। रामदेव जी के धार्मिक स्थल पर उसकी 5 रंग की जो पताका होती है उसको नेजा कहा जाता है। इसका प्रमुख वाहन जो है वो नीला घोड़ा है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो पगल्या या चरण चिन्ह कहते हैं। रामदेव जी के जो भक्त यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी के द्वारा जो एक जागरण अभियान चलाया जाता है उसको चलाया गया उसको जम्मा जागरण कहते हैं। और रामदेव जी का जो रात्रि जागरण जो लोग आज उसके भक्त लोग करवाते हैं उसको जम्मा कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि पंचपीर कौन कौन से हैं, आपको ये भी बता दिया कि कौन से कवि ऐसे हैं जो, कौन से लोक देवता राजस्थान के ऐसे हैं जो कवि थे, एकमात्र थे। रामदेव जी द्वारा रचित पुस्तक के बारे में हमने आपको बता दिया कि 24 बणिया उनकी पुस्तक थी। रिखिया मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। रामदेव जी की ध्वजा जो 5 रंग की होती है उसको नेजा कहते हैं, ये आपको बताया गया। साथ ही जम्मा जागरण क्या है और जम्मा क्या है, जातरू क्या कहलाते हैं, क्या कौन होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको ये बता दी। तो इस प्रकार जो हमारा टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न होता है वो इसी प्रकार का होता है कि कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे तो उस परीक्षा से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल सकें वो हम आपको उसी में देने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारी टेस्ट सीरीज पढ़ के ही आप परीक्षा को पास कर लें, किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि एक दूसरा जो हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रश्न इस प्रकार के चयन करते हैं कि उस प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट मिल सकें। ठीक है, 20वां प्रश्न है,
राठौड़ों की कुलदेवी जो चूहों वाली लोक देवी के नाम से विख्यात है, कौन सी है? तो ये जीर्ण माता है, वो आपकी राठौड़ों की कुलदेवी है और चूहों वाली लोक देवी कहलाती है। जीर्ण माता के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पे चयन किए हैं, इनका जन्म है ना चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ है। भाई का नाम हर्ष था। दोनों हर्ष की पत्नी और इनकी बहन के बीच में कोई विवाद होता है, तो यहाँ पे काजल शिखर पे जीर्ण जो लोक देवी है वो वहां पे पहुंच जाती है। काजल शिखर पे एक परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्थान लोक देवी जीर्ण का आराधना स्थल रहा था, तो यहाँ काजल शिखर आपको बताना है। माता जी की तपस्या और जीर्ण माता के नाम से यहाँ पे पूजी जाती है। और यहाँ पे देखिए ये तपस्या यहाँ पे की थी आपने काजल शिखर पे। और जीर्ण माता की दुर्गा उसके भाई हर्ष को भैरव के रूप में माना जाता है। सीकर की जो अड़ावल की पहाड़ियां हैं, जो रेवासा है, रेवासा सीकर में पड़ता है, यहाँ पे उनका मंदिर है। मंदिर चूना पत्थर और संगमरमर से बना है और इसका जो निर्माण था वो चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के शासन काल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए किसने करवाया था? जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ या मोहिल चौहान ने करवाया था 1064 में। ठीक है। लोकप्रिय मान्यता है कि सदियों से लोगों में ये सुनी आती जा रही है कि चूरू का एक गांव था, उस गांव में धांगू के राजा गंगा सिंह जी थे, धांधल राय भी जिसको कहते हैं, और उनकी शादी हुई थी। शादी क्या, एक तरह से एक सशर्त उनकी शादी हुई थी। उर्वशी नाम की एक स्वर्ग की अप्सरा थी। किंवदंती है, इसमें क्या सच्चाई है वो अपन नहीं उस पर डिस्कस करेंगे। तो उर्वशी की पुत्री हैं आपके जीर्ण और ये जो आपका हर्ष, उर्वशी और धांधल देव की और संतान है ये। ठीक है। इसके बाद में 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा संत भक्ति की सगुण धारा से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें 3 संत ऐसे हैं जो सगुण भक्ति से जुड़े हुए हैं और चौथा निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। तो रामानुज, रामानंद और मीरा तो आपके सगुण भक्ति के समर्थक हैं, जबकि जसनाथ जी हैं वो निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। जसनाथ जी जो हैं ये जसनाती संप्रदाय के संस्थापक हैं। जोधपुर बीकानेर मंडल में जसनाती मतावलंबियों की बहुत बहुलता है। जसनाती संप्रदाय के 5 ठिकाने, 12 धाम, 84 बाड़ी और 108 स्थापना है। इस संप्रदाय में रहने के लिए 36 नियमों का, जसनाती संप्रदाय में 36 रूल्स फॉलो करना पड़ता है आपको। 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी समाधिस्थ हुए थे और बीकानेर से सटे हुए कतरियासर गांव जो है वो आज भी इनकी यहाँ की समाधि बनी हुई है। बीकानेर से 45 किलोमीटर दूर कतरियासर गांव है। यहाँ पे सिद्धनाथ संप्रदाय के लोगों का प्रतिवर्ष मेला भरता है। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि जसनाथ जी को कतरियासर गांव में रुस्तुम जी के कहने पर सिकंदर लोदी से भेंट इन्होंने की थी। तो सिकंदर लोदी से जो भेंट की थी, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने सिकंदर लोदी से भेंट की? तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये हमारा ऐप है द स्मार्ट स्टडी, वहां जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी का जो पर्व है वो भादवे में नहीं मनाया जाता है। बाकी आपकी देखिए जन्माष्टमी आपको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। अजा एकादशी भाद्रपद माह की कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। और कजली तीज जो है वो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और इस पर्व का प्रारंभ राज सिंह जी जो थे उदयपुर के, उन्होंने ये शुरू किया था। भाद्रपद अमावस्या जो है वो पितृ शांति और पिंडदान के लिए विख्यात है। हरितालिकी का जो तीज है जिसे गौरियम्बा भी कहा जाता है, वो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ला चतुर्थी को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी आपके भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है।
और देवझूलनी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। अनंत चतुर्थी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाद्रपद माह में आने वाले पर्वों की श्रृंखला में अगला पर्व अनंत चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप पर आधारित एक उत्सव है। इस दिन ओम अनंताय नमः का जाप करने पर विष्णु जी को प्रसन्न होने की धारणा लोगों में बनी हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? नारियल पूर्णिमा श्रावण की जो पूर्णिमा होती है, जिसको सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसको कहा जाता है। तो ये युग्म आपका सही है। दूसरा है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन माह में मनाई जाती है। त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक में, और गुरु पूर्णिमा जो है वो गुरु पूर्णिमा अश्विन माह में मनाई जाती है। आपके अश्विन में नहीं है, आषाढ़ माह में पूर्णिमा को ये मनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह में भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मान्य होती हैं। 24वां प्रश्न, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण माह की तीज से होती है, जबकि अंत होता है किससे? अंत होता है इसका आपका गणगौर से। देखिए, गणगौर से त्योहारों का अंत होता है। तो गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन से शुरू होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि तक चलता है। 16 दिन तक रोजाना गणगौर की पूजा की जाती है। ये पूजा लड़कियों और महिलाओं द्वारा की जाती है। नव विवाहिता पूरी विधि सहित सखी सहेलियों व भाभियों के साथ गणगौर की पूजा पीहर में करती हैं। 16 दिन तक लड़कियां सुबह दूब और फूल बगीचे से लेकर आती हैं, उसे दूब से पूजा करती हैं। ठीक है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कहां राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है? राम रावण मेला। तो राम रावण मेला जो है वो बड़ी सादड़ी में आयोजित किया जाता है, छोटी सादड़ी में नहीं, बड़ी सादड़ी है। ठीक है। इसके बाद में सातुड़ी तीज जो है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज आपका भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ 4 प्रकार की तीज प्रमुख रूप से मनाई जाती हैं। इसमें एक आखा तीज है, एक हरियाली तीज है, एक कजरी तीज है और एक हरितालिका तीज है। हरियाली तीज के बाद आने वाली कजली तीज सुहागिनों के लिए खास होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चंद्रमा की पूजा करती हैं और इसे सातुड़ी या बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए कजरी तीज बेहद ही जरूरी व्रत मानी जाती है और इस व्रत में उपवास रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जैसलमेर से संबंधित नहीं है? तो मल्लिकनाथ जी का जो पशु मेला है वो आपका जैसलमेर में नहीं, बाड़मेर में लगता है। बाकी चुंगी तीर्थ आपके जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। रामदेवरा पोखरण में जैसलमेर में है। मरु महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। निम्न में से असुमेलित को अलग कीजिए। बलदेव पशु मेला नागौर में ही होता है, तो असुमेलित नहीं है, सुमेलित है। कपिल धारा का मेला बारां में लगता है, ये भी सही है। मेहंदीपुर का मेला दौसा में लगता है, ये भी सही है। लेकिन बजरंग पशु मेला अलवर में नहीं लगता, बजरंग पशु मेला भरतपुर में लगता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन आपको देखना है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसैनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में किया, यह भी सही है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, यह भी सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन डी ऑप्शन को पढ़िए। राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हाल ही में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये भाषाएं हैं,
डोगरी इनको बाद में शामिल किया गया। वर्तमान में 22 हैं, सबसे पहले 14 थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार भी विशेष रूप से प्रयास कर रही है और मारवाड़ में यह एक आंदोलन के रूप में संचालित है। आरएस प्री टेस्ट के बारे में इसमें देख लीजिए। आपको यदि हमारे प्रश्नों का स्तर ठीक लगता है तो आप हमारे यहाँ जो ऑफिशियल ऐप है द स्मार्ट स्टडी, उसको आप डाउनलोड करें। ये जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं या जो भी ये हम आपको यूट्यूब पे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट वाली पीडीएफ देते हैं, बताते हैं, उसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको द स्मार्ट स्टडी नाम से जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहीं पे जाके आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आरईएस, ग्राम विकास अधिकारी, फायरमैन, असिस्टेंट फायरमैन, कंप्यूटर अनुदेशक इत्यादि, स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर की हमने अभी करवाई है, जिसमें लगभग 28 पेपर हमने दिए थे और लगभग 80% प्रश्नों का कवरेज उससे हमारी टेस्ट सीरीज से हुआ। लोगों को बहुत अच्छी लगी और एक लोकप्रिय टेस्ट सीरीज के रूप में द स्मार्ट स्टडी संस्थान अपनी जगह बहुत जल्दी बना पाया है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ भाव से आप लोगों की हेल्प करने के लिए, बेरोजगारों की हेल्प करने के लिए प्रशासनिक पदों पर आसीन लोग, साथ ही स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, कॉलेज एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि एक टीम भावना से काम करके प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं और वो आपके तक पहुंचाने का प्रयास मिनिमम कॉस्ट पे करते हैं। प्रश्न है 28वां, निम्न में से मरुवाणी क्या है? निम्न में से मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी आपके राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। मरुवाणी राजस्थान भाषा की एक पत्रिका है, ये वाली, ठीक है, जोधपुर से ये प्रकाशित होती है। राजस्थानी भाषा में पगतिया उतारने से निम्न में से क्या अर्थ है? तो पगतिया उतारना एक देखिए सामान्य मारवाड़ी भाषा में यह है कि यदि कोई व्यक्ति को अपन कोई काम के लिए कहते हैं और वो बार बार कहता है कि हाँ कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, करता कुछ नहीं है, तो जहां पे किसी काम को केवल आश्वासन दिया जाता है उसको पगतिया उतारना कहा जाता है। तो ये केवल आश्वासन देने वाला जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। 30वें प्रश्न की तरफ देखिए। एक राजस्थानी कहावत है, नाकरे चूनू लगानो। नाकरे चूनू लगाने का क्या अर्थ है कि इज्जत के बट्टा लगाना। यदि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ ऐसा असामाजिक समाज सम्मत कोई कार्य करता है, तो उसके लिए ये कहावत यूज कर सकते हैं कि उसने तो नाक के चूना लगा दिया, तो इसका मतलब उसकी इज्जत को बट्टा लगाया, उसकी इज्जत को कम करने का प्रयास, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नीचे करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थानी साहित्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असुमेलित का चयन कीजिए। देखिए, ख्यात का लेखन वंशावली के चित्रण हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही है। वाद का अर्थ कथा या कहानी से था, यह भी सही है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का उल्लेख करना प्रकाश कहलाता है, यह भी सही है। दवावेत गद्य पद्य रचनाएं होती हैं, तो गद्य पद्य रचनाएं नहीं होती हैं। दवावेत उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त, देखिए यहाँ पे ये तो आपका आंसर हो जाएगा। दवावेत होता क्या है, यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है। ये गद्य पद्य तुकांत रचनाएं जो होती हैं उसको वचनिकाएं कहते हैं। ये आपको गद्य पद्य रचनाएं जो यहाँ पे विकल्प है उसको तो आपको मिलते हैं आपको वचनिका, ठीक है। और दवावेत क्या होते हैं, उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त जो राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है उसको दवावेत कहते हैं। आरएस मेंस में भी एक बार प्रश्न पूछा, टर्म देते हैं वहां पे आपको पता हो तो दवावेत, तो दवावेत के बारे में आपको 15 शब्दों में उत्तर देना था, तो क्या लिखना है, उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली को दवावेत कहते हैं। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राजस्थानी साहित्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असुमेलित का चयन कीजिए। देखिए, राजस्थानी साहित्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मर्स्य क्या है? किसी राजा विशेष के मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य रचना की जाती है उसको मर्स्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। शासकों की वीरता, उदारता तथा राजवंशों का वर्णन जो है वो बैली में किया जाता है। दवावेत उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है। और वंशावली जो है वो वीर रसात्मक काव्य है। अब इसमें क्या आंसर आएगा? ये वीर रसात्मक जो वंशावली है वो वीर रसात्मक नहीं है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, निम्न में से डिंगल की विशेषता नहीं है। ये पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, सही है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। लेकिन पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में नहीं है, पृथ्वीराज रासो तो पिंगल भाषा में है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। आपका ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी आपकी सही है। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक उसके रचयिता के साथ सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 4 यहां पे बुक हैं। आभे पटगी श्रीलाल नथमल जोशी की ही है, सही है। बातारी फुलवारी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, विजयदान दीता की है। चंद्र प्रकाश देवल की एक पुस्तक है वो बोलो माधवी, ये भी आपका सही है। लेकिन मंझली रात जो है वो मंझली रात कन्हैया लाल सेठिया ने नहीं लिखा था, मंझली रात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। तो यहां पे ये आपका ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के कौन से दरबारी कवि ने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी? तो इनका एक वो था, दरबारी कवि था चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्तमाला नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां है? उदयपुर में है, बिल्कुल सही। राजस्थानी संस्कृत अकादमी जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान भी जोधपुर में है, परंतु अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर में नहीं है। अरबी फारसी शोध संस्थान आपके टोंक में है। 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? वर्षा में नाचते हुए मोर बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, पहला प्रश्न जो इस सीरीज का था उसमें यह बताया था कि बूंदी शैली ही एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें पशु, पक्षी और वनस्पति के चित्र ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे नाचता हुआ मोर जो है वो पक्षी है, तो बूंदी चित्र शैली की विशेषता हो गई, बिल्कुल सही है। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स जो हैं वो पिछवाई कहलाती हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। मारवाड़ चित्र शैली में पंचतंत्र का व्यापक चित्रांकन मिलता है, ये भी सही है। और आदम कद बड़े पोर्ट्रेट चित्रण वाली शैली जो है वो मारवाड़ की नहीं है भाई, ये जयपुर या आमेर शैली की विशेषता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट तथा चेचक जो बीमारी होती है जिसमें गड्ढे टाइप हो जाते हैं चेहरे पे, तो चेचक के दाग प्रदर्शित किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, बूंदी है, मेवाड़ है, अलवर है या जयपुर है। ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपका जयपुर होगा। जयपुर चित्र शैली में की ये विशेषता है कि यहाँ के जो व्यक्तित्व हैं जिनका चित्रण किया जाता है उनके चेहरे पर चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है? तो फड़ चितेरी महिला जो है वो कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है, पार्वती जोशी, वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा हुआ है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी कृति काष्ठ निर्मित नहीं है? तो देखिए, चोपड़ा जो होते हैं वो मांगलिक अवसरों पर अक्षत, चावल, रोली, मोली इत्यादि को जो रखते हैं, इनको एक पात्र में, काष्ठ पात्र में, उसको चोपड़ा कहते हैं।
बाजोट होता है एक छोटी टेबल टाइप होती है, कास्ट निर्मित होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन के नीचे एक छोटी टेबल के रूप में हम लगाते हैं, उसको बाजोट कहते हैं। और ये आमतौर पे जो भी भगवान की पूजा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो उनका जो आसन लगाते हैं उनके नीचे ये बाजोट लगाते हैं। इसको सामान्य मारवाड़ी भाषा में आपको चौकी भी इसका एक नाम मिल जाएगा, चौकी। ठीक है। इसके बाद में बेवाण होते हैं, ये कास्ट निर्मित वुडन मिनिएचर होते हैं, अर्थात छोटे छोटे मंदिर रूप में एक जो है कास्ट यानी लकड़ी के बने हुए मंदिर होते हैं छोटे, उनको बेवाण कहते हैं। और इनका प्रयोग होता है, जैसे अभी हाल ही में देव झूलनी 11 गई है, वहां पे जो देवताओं को जिस कास्ट निर्मित मंदिर में आरोपित करके उनको किसी भी नदी या किसी भी पोखर में स्नान हेतु लेके जाते हैं तो उनको बेवाण कहते हैं। लोग उनके नीचे बैठ के उनके नीचे बैठते हैं, उनको बच्चों को बिठाते हैं ताकि उस पर कोई भी किसी बुरी ताकत का प्रभाव खत्म हो जाए, ऐसी मान्यताएं राजस्थानी संस्कृति में है। गोदना क्या होता है, तो ये गोदना ही आपका आंसर हो जाएगा। गोदना में क्या होता है, किसी शरीर के अंग पर कोई कलाकृति इत्यादि का निर्माण करवाया जाता है। आमतौर पे महिला और भीलों में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। गोदना अंग चित्रांकन की एक विशिष्ट कला है। चोपड़ा आपको मैंने बताया अभी, विवाह इत्यादि मांगलिक अवसरों पर रोली, अक्षत इत्यादि को रखने की काष्ठ निर्मित लकड़ी का पात्र होता है। बाजोट मैंने आपको बताया कि भोजन या पूजा की थाली के नीचे रखा जाने वाली की छोटी टेबल नुमा चौकी होती है। और बेवाण क्या होते हैं, जिसे मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है, जिसमें देव विमान भी कहा जाता है। और देव झूलनी एकादशी में जो झांकी निकाली जाती है, इन्हीं बेवाणों में निकाली जाती है। 41वां प्रश्न, जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में खैरादी समुदाय के लोगों द्वारा जैन साधु सन्यासियों के काम आने वाली रोहिड़ा लकड़ी से निर्मित कौन से काष्ठ पात्र संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हैं? तो ये पात्रे तिरपणी है ना, तिपरणी, ये जैन समुदाय में प्रसिद्ध हैं। और ये जो हैं वो जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में बनते हैं। कौन से समुदाय बनाता है? खैरादी समुदाय। और ये पात्रे तिपरणी जो है वो रोहिड़ा वृक्ष से बनाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? थापा, हाथ की अंगुलियों के ठप्पे से दीवार पर बनाए गए चित्र थापा कहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है। पाने, विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने हुए जो चित्र होते हैं वो पाने कहलाते हैं। घोड़ा बावसी क्या होते हैं? लकड़ी के बने कलात्मक घोड़े जो होते हैं वो घोड़ा बावसी कहलाते हैं। और खांडे, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा जो कलाकृति होती है उसको खांडे कहा जाता है। घोड़ा बावसी लकड़ी से नहीं, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े होते हैं। ये आपको इसमें आंसर ये हो जाएगा। 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? देखो, विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है? तो देखिए, छिक्की सबसे पहले होती है। पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं ना, उनमें विवाह की एक रस्म है, तो ये तो हो नहीं सकता। बरी क्या होती है? जब बारात जाती है तो वधू के लिए जो वस्त्र लेके जाते हैं उनको बरी कहते हैं, तो ये भी विवाह से संबंधित रस्म है। बींदड़ी क्या होती है? बींदड़ी होता है जब विवाह से पहले जो वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष की तरफ जो कुमकुम पत्रिका भेजी जाती है उसको बींदड़ी कहते हैं। और लेन क्या होता है? लेन ही आपका आंसर हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके 12 दिन के बाद मृत्यु भोज का आयोजन करवाया जाता है। उस मृत्यु भोज के समय जो संबंधी होते हैं उनको लोटा, बर्तन इत्यादि जो उपहार स्वरूप दिए जाते हैं उनको लेन कहा जाता है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आपका लेन हो जाएगा। ठीक है। 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मृत्यु भोज का एक रूप नहीं है? देखिए, मृत्यु भोज में आपको जीवित जो मृत्यु भोज होता है उसको मोसर कहते हैं, आपको पता है। नुक्ता सामान्य आमतौर पर राजस्थानी परंपरा में जो मृत्यु भोज है उसका नुक्ता ही कहते हैं। और सगोतड़ो भी एक मृत्यु भोज का रूप है। लेकिन बरोटी जो होती है विवाह के बाद जब वधू
उसके ससुराल आती है तो उस ससुराल में आने पर वधु के स्वागत में जो भोजन का आयोजन किया जाता है उसको बरोटी कहते हैं। तो आंसर आपका बरोटी हो जाएगा। 45वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थानी परंपरा में घघरानो क्या है? निम्न में से राजस्थानी परंपरा में घघरानो क्या है? तो घघरानो एक प्रकार का पुनर्विवाह है। देखिए, राजस्थान में कई ऐसे सामाजिक समुदाय हैं जिनमें विवाह आमतौर पे नहीं होता था, आजकल होता है। आमतौर पे जो देवर के साथ यदि किसी महिला का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको चूड़ी डालना या विवाह देवर के साथ जो उसका नातरा के रूप में एक सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है, तो देवर के साथ यदि किसी व्यक्ति की, किसी महिला की शादी होती है, पुनर्विवाह होता है, उसको घघरानो कहते हैं। तो ये पुनर्विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए क्या क्या है इसमें ऑप्शन, एक बार पूरे देख लेते हैं। नापाकोडी, ठीक है। पहला है मुकातो, किसान से लिया जाने वाला एक कृषि का कर है, मुकातो सही है। सूटाबंदी लाग, एक ऊंट यानी कोई किसान एक ऊंट रखता है तो उस ऊंट पर एक प्रति ऊंट किसानों से जो लाग ली जाते थे उसको आपका सूटाबंदी लाग कहा जाता था। नापाकोड़ी, मकानों पर पट्टी की छत डालने पर। देखिए कैसे कैसे कर प्राचीन काल में लगाए जाते थे। राजस्थान में सामान्य लोगों की बहुत बुरी स्थिति थी। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे कच्ची छत को हटा के यदि पट्टी कातले वाली छत डाल देता है तो उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था और उस टैक्स का नाम था नापाकोड़ी। ठीक है। तागा करना, तागा करना होता है, तागा करना दरी बनाने वाले से तय लिए जाने वाला एक कर नहीं था, बल्कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए अपने ही शरीर पर किसी शस्त्र से घाव करता है तो उसे तागा करना कहते। तो जो घाव था, घाव करने की प्रक्रिया थी, उसको तागा करना कहते थे। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। 47वां प्रश्न, असंगत को आपको छांटना है। नाजर क्या होती है? जनानी डोडी के आंतरिक और बाहरी कार्यों के मध्य जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता था उनको नाजर कहते थे। देखिए हर कोई व्यक्ति जनानी डोडी या महिलाओं के जो रानियों के महल में नहीं जा सकता था। ठीक, एक तो बाहर का परिदृश्य है, एक रनिवास के अंदर का परिदृश्य है। तो इनके बीच एक यूनिट होती थी, एक ऐसा पात्र होता था जो आपको बाहर के व्यक्तियों का संपर्क अंदर वाली महिलाओं से, रानियों के जो आवश्यकताएं हैं, उनके कोई नीड्स हैं तो उनको पूरा करने का कार्य करता था। तो ये जो व्यक्ति था उसको नाजर कहा जाता था। रेख एक कर था, एक मापक था, एक पैमाना था जिसके आधार पर कोई भी सामंत या जागीरदार से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी। रेख भी आपका सही है। नाजर भी एक बार परीक्षा में पूछा है। रेख कई बार राजस्थान की जो आरईएस की मुख्य परीक्षा हुई है उसमें भी टर्म जो देते हैं उन टर्म में रेख पूछा है। ताजीम, ताजीम होते हैं जो सामंतों को जो विशेष प्रकार के विशेषाधिकार मिलते थे उनको ताजीम कहते थे। और सायर लाग, मवेशियों के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग नहीं होती थी, क्योंकि ये जो मवेशियों के विक्रय के समय जो लाग ली जाती थी उसको तो सिंगोटी कहा जाता था, सिंगोटी। तो फिर सायर लाग क्या होती थी? सायर लाग आमतौर पे जैसलमेर जो राज्य था, उस समय राज्य ही था, जिला नहीं था, तो जैसलमेर में विशेष रूप से जो आयात निर्यात पे जो कर लगता था, अर्थात जैसलमेर से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, किसी भी रियासत में यदि कोई सामान निर्यात किया जा रहा है तो उस पे जो लाग लगती थी, टैक्स लगता था, उसको सायर लाग कहा जाता है। या जयपुर से जैसलमेर में कोई आंतरिक रूप से कोई वस्तु का आयात किया जा रहा है तो उसको भी आपको सायर लाग के अंतर्गत रखा जाता था। तो मवेशी विक्रय के समय जो लाग वसूल की जाती थी उनको तो सिंगोटी कहा जाता था। और सायर लाग का संबंध आपको ध्यान रखना है, आयात निर्यात कर का एक रूप है और विशेष कर जैसलमेर राज्य में, जैसलमेर रियासत में इसका प्रचलन था। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न आभूषणों को उनके उचित स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है,
निम्न आभूषण, देखिए काचर जो है वो यहां पे बुला ली, काचर सिर का आभूषण है, और खुंगाली जो है गले में पहनी जाती है। गले में जैसे ये आपका किसी महिला का गला है, तो इस गले में हार रूप की एक जो होती है आभूषण होता है, उसको खुंगाली कहते थे। गजरी और गजरो, इन दोनों में अंतर है। तो गजरों में आपको ध्यान रखना है कि गजरा भी आपके हाथ की कलाई पे पहना जाता है और गजर भी हाथ की कलाई में पहना जाता है, लेकिन गजरो जो होती है उसकी एक विशेषता होती है कि वो सोने का आभूषण होता है, और गजरी जो है वो कोई भी सामान्य आभूषण होता था। तो जहां पे सोने का आभूषण यदि पूछे तो वहां पे आपको पुल्लिंग वाला गजरो बताना है, और गजरी सामान्य कलाई का आभूषण है, ये आपको मिला लेना है। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? ठीक है, जड़ूला क्या होता है? जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो सूर्य को अर्घ्य देना और कुआ पूजन का जो क्रिया होती है उसको जड़ूला कहते हैं। सामान्य तौर पे लोग इसमें भोजन व्यवस्था और अपने सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को भोज्य व्यवस्था भी इसमें करते हैं। पनघट पूजा, पनघट पूजा भी उसी से संबंधित है। और पगड़ी का दस्तूर होता है, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका दायित्व दिया जाता है घर को संचालन का, और उसके सिर पे उसके पिता की पगड़ी बांधी जाती है पूरे पंच परिवार के सामने, तो उसको पगड़ी का दस्तूर कहते हैं। शामिला होता है, ये एक विवाह से संबंधित है। जब वधु के घर वर पक्ष की बारात पहुंचती है तो उस समय जो आमने सामने के जो पक्ष हैं, वधु पक्ष और वर पक्ष जो मिलते हैं, वो मिलने को आपको शामिला कहा जाता है। 50वां प्रश्न देखिए, निम्न में से विलुवार क्या है? विलुवार है, देखो विलु का जो अर्थ होता है वो होता है धनुष। तो धनुष को धारण करने वाले धनुर्धर आदिवासियों को विलुवार कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 51वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? हेलरू गरासियों की एक सहकारी संस्था है, बिल्कुल सही है। कई परीक्षाओं में पूछा गया निम्न में से हेलरू क्या है, या कई बार ये पूछते हैं हेलरू का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो आपको ये ध्यान रखना है हेलरू का संबंध गरासियों की एक सहकारी संस्था से है। ठीक है। बीजा और माला सासियों की दो शाखाएं, ये भी सही है। मेव एक ऐसी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है, नहीं मेव तो मुसलमान होते हैं। यहां पे आपको देखिए, लेकिन हिंदू धर्म के नियम पालन नहीं करते। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि मेव की जगह आपके मेर होता, मेव की जगह क्या होता, मेर होता, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। अर्थात मेर एक ऐसी जनजाति है, एक ऐसी जाति है जो खुद को हिंदू कहती है, लेकिन हिंदुओं की परंपराओं का पालन वो बिल्कुल भी नहीं करती है। अगला देखिए, हातिमना भील जनजाति का एक नृत्य, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न संगीत घरानों में से कौन सा युग्म असंगत है? अब देखिए, प्रश्न को आमतौर पे कैसे बना देते हैं कि जयपुर घराने से कौन संबंध है, मेवाती घराने से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे आपको दे दिए एक ही जगह, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो 4 घराने हैं उन्हीं से संबंधित, आप देख लो किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को खोल के, ये 4 घरानों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की परीक्षा में क्यों पूछेगा दूसरे घरानों के बारे में? ठीक है। जयपुर घराने का जो संबंध है वो आपके मनरंग का या भूपत खान से संबंधित है। मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खान ने इसकी स्थापना की थी। बीनाकार घराना रज्जब अली बीकानेर जयपुर वाले हैं। और अंतरोली घराना जो है ये आपका गलत हो जाएगा। फतेह अली खान और अली बख्श जो हैं वो आपके पटियाला घराने के प्रवर्तक हैं, जबकि अंतरोली घराने के प्रवर्तक साहिब खान व अलादिया खान हैं। तो यहां पे यदि साहिब खान या अलादिया खान होता, साहिब खान या अलादिया खान, तो आपका ये सही होता। तो अंतरोली घराना आपका इसका आंसर हो जाएगा। निम्न संगीतज्ञों व घरानों में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, देखिए 53वां प्रश्न है, पंडित उदय शंकर उदयपुर के हैं, बन्नो बेगम जयपुर की हैं, विश्व मोहन भट्ट जो हैं वो जोधपुर के नहीं है, जयपुर के हैं, और जसराज जी भी जयपुर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से लोक गीत कलाली क्या है? यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा में देखना है, ये कलाली क्या है?
तो कलाली आपका वीर रस प्रधान एक गीत है। कलाली क्या है? एक वीर रस प्रधान गीत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, नड़ वाद्य यंत्र जैसलमेर क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। और कर्णा भील नड़ वादक था, ये ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा है। निम्न में से कर्णा भील का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या था? कर्णा भील आपका नड़ वादक था। पूर्वी राजस्थान में नौटंकी प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। जालोर का ढोल नृत्य थाकना शैली पे होता है, ये भी सही है। लेकिन बमरसिया जो नृत्य है वो शेखावटी का नहीं है। शेखावटी का नृत्य नहीं है बमरसिया, अलवर भरतपुर का एक लोकप्रिय नृत्य है। कालीबंगा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी। यहां पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, या नवपाषाण कालीन अवशेष बहुतायत से मिले हैं, या भवनों की छतें लकड़ी मिट्टी और बल्लियों से बनी है, ये तो सही है। अब देखिए इसमें उत्तर क्या होगा। इसमें क्या है? कथन सही नहीं है। तो तीसरा कथन जो है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि यहां पे नवपाषाण काल के अवशेष नहीं मिले हैं। अब यहां पे देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे दे दिए कि कालीबंगा के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। कालीबंगा की स्थिति यहां दे दी हनुमानगढ़ में है, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे है, 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है, ताम्र युगीन काल की है। जो खोज करता है वो A.K. घोष हैं, अमलानंद घोष हैं। बाद में उसका उत्खनन करवाया बीबी लाल और B.K. थापर ने। और कालीबंगा का अर्थ कई बार पूछ लेता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जुते हुए खेत यहाँ पे मिले हैं। यहाँ के नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बीच की दीवार को एक परकोटा से बांटा गया है, लकड़ी की नालियां यहाँ मिली हैं, ईंटों के चबूतरे मिले हैं, सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा यहाँ पे मिला है, कपास की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधि मिली है, मिट्टी से निर्मित एक फुट्टा या स्केल मिला है, और यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। एक बच्चे का कंकाल मिला है, उसके सिर में बहुत सारे छेद किए हुए मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो चिकित्सक वर्ग भी अस्तित्व में था। ठीक है, सुमेलित कीजिए। देखिए, गणेश्वर कहाँ है? गणेश्वर सीकर की एक सभ्यता है। पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। और गिलूंड कहाँ है? राजसमंद में। तो ये आपका युग्म सही मिल गया। गणेश्वर से प्राप्त सामग्री में कुल्हाड़ी, बाण, भाले, सुई, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां और विविध प्रकार के ताम्रपत्र मिले हैं। सीकर थे, ये जो आपका सीकर के नीम के थाने में है। खोजकर्ता रत्नलाल अग्रवाल हैं, कातली नदी के किनारे हैं। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। बूनमाल क्या है? देखिए, इनके एक तरफ तो प्राचीन नाम है और एक तरफ स्थान का नाम है। देखिए, बूनमाल जो है वो आपको श्रीमाल को कहते हैं, उत्थुनक जो है वो अर्थुना को कहते हैं, मांडव्यपुर मंडोर को कहा जाता है, और मेड़ंतक मेड़ते का प्राचीन नाम है। तो ये आपका युग्म सही हो गया। अमर सिंह कल्पद्रुम नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? अमर सिंह कल्पद्रुम जो कृति है वो पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। बीकानेर के कर्ण सिंह के अटक अभियान के दौरान औरंगजेब ने इनको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। किसको? कर्ण सिंह को। इन्हीं के समय नागौर के अमर सिंह राठौड़ से मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था, और कर्ण सिंह के काल में साहित्य कल्पद्रुम और कर्णभूषण नामक पुस्तक की भी रचना की गई थी। बाईजी का तालाब निम्न में से किसने बनवाया था? सीधा प्रश्न है। लाच कंवर थी, बांसवाड़ा के महाराजा जगमाल सिंह की रानी थी, इन्होंने ही बाईजी का तालाब बनाया था बांसवाड़ा में। आहड़ सभ्यता से अधिकतम स्थल नदी घाटियों में पनपे, परंतु निम्न में से कौन सी एक सभ्यता के अवशेष एक पहाड़ी के ऊपर से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना भीलवाड़ा की सभ्यता के जो अवशेष हैं वो पहाड़ी के ऊपर से मिले हैं, यहां से पहाड़ी से मिले हैं। बाकी आमतौर पे जो सभ्यताएं होती हैं जो नदियों के मुहाने और पहाड़ियों के नीचे, यहाँ पे यदि नदी बह रही है
तो पहाड़ के पास में ये चीज यहाँ पे ये सभ्यताएं मिलती हैं, लेकिन ओजियाना भीलवाड़ा की सभ्यता जो है पहाड़ के ऊपर मिली है। एक विलक्षण प्रश्न है। कमठाना बही क्या है? तो राजकीय भवनों व राज प्रसादों पर होने वाले जो भी खर्च होते हैं वो कमठाना बही के अंतर्गत लेखा जोखा उनका रखा जाता है। अब हकीकत बही क्या होता है? यहीं के कमठाना बही पूछ सकता है तो हकीकत बही क्यों नहीं पूछ सकता? हुकूमत बही के बारे में क्यों नहीं पूछेगा? खरीता बही के बारे में क्यों नहीं पूछेगा? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एक बात तो ये ध्यान रखना है कि सभी जो बही हैं ये ऊपर जो दे रखी हैं वो राज्य अभिलेखागार जो है बीकानेर में, वहां पे ये बहियां अब भी संग्रहित हैं। हकीकत बही होती है राजा की दिनचर्या का उल्लेख इन बहियों में होता है। हुकूमत बही होती है राजा के आदर्शों की नकल होती है। और कमठाना बही होती है भवन निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी होती है कमठाना बहु में होती है। और खरीता बही पत्राचार का वर्णन इसमें होता है। 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमेलित करना है। जोधपुर के शासकों की दानप्रियता एवं धर्म सहिष्णुता का पता किससे चलता है? पट्टा बही से। जोधपुर के शासकों की विभिन्न घटनाओं की जानकारी फुटकर बही से चलती है। और जोधपुर के शासकों की अर्जियों का रिकॉर्ड जो होता है वो अर्जी भवन में होता है। तो सारे इसमें सुमेलित हैं। खरीता बही का मैंने अभी आपको बता दिया था। जोधपुर के शासकों को अन्य शासकों से जो मूल पत्र प्राप्त होते थे उनको खरीता बही के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा शिलालेख उसके रचयिता सुमेलित नहीं है? बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र हैं, राज प्रशस्ति के रणछोड़ भट्ट हैं, चिरवा शिलालेख के रत्न प्रभु सूरी हैं और कीर्ति स्तंभ के केली सिंह नहीं है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1448 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के किले के पास स्थित है। विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की उपलब्धि में ये बनाया था। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। और इसके जो रचयिता हैं वो अत्रि और महेश हैं। और नापा, जेता, पोमा और पूंजा इसके वास्तुकार हैं। सुमेलित कीजिए सिक्कों को। देखिए, तमंचा शाही धौलपुर में, सालिम शाही प्रतापगढ़ में, राम शाही बांसवाड़ा में और लक्ष्मण शाही बूंदी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ADDC। ठीक है। जयपुर के महाराजा राम सिंह के शासनकाल में कचनार की झाड़ी या टहनी से अंकित विशेष प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। कचनार का पेड़ भगवान श्री राम का पवित्र चिन्ह के रूप में माना जाता है और झाड़साई बोली का एक प्रकार है। जगत सिंह ने, जयपुर के बदनाम शासक हैं जगत सिंह, अपनी प्रेयसी रस कपूर के नाम से भी सिक्के चलाए थे। इसका विवरण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्राप्त होता है। जयपुर जो है, जयपुर रियासत में चांदी का प्राचीनतम सिक्का 1743 का प्राप्त होता है जो ईश्वरी सिंह के समय का है। जयपुर रियासत में झाड़साई सिक्के जो तांबे के होते थे, झाड़साई सिक्के जयपुर से संबंधित है और तांबे के बने हुए होते हैं, उनमें झाड़ के साथ मछली का चिन्ह भी मिलता है। आमेर रियासत की मुद्रा पर 6 टहनियों वाली झाड़ का चिन्ह भी मिलता है और इसी कारण इसको झाड़साई सिक्के कहा जाता है। और झाड़साई सिक्के का जो धातु होती थी वो तांबे की होती थी। आगे देखिए, प्रतापगढ़ के महारावल सालिम सिंह ने सालिम शाही के सिक्का 1784 में चलाया। प्रतापगढ़ में जो सिक्के होते थे उन पे श्री चिन्ह उत्कीर्ण है। और बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी ने लक्ष्मण शाही सिक्के चलाए थे। बीकानेर में जो शाह आलमी सिक्के हैं उन पे चिन्ह भी उत्कीर्ण करवाए हैं, जिनमें गज सिंह ने ध्वज, सूरज सिंह ने त्रिशूल, रतन सिंह ने नक्षत्र, सरदार सिंह ने हज और डूंगर सिंह ने चमर और गज सिंह ने मोर छत्र के चिन्ह अंकित करवाए। बूंदी के जो सिक्के हैं उनमें रुपया, 11 आना, रामशाही रुपया, कटारशाही, चेहरे इत्यादि उसके सिक्के प्रचलन में रहे। कोटा में जो सिक्के होते थे उनको मदनशाही सिक्के कहते हैं। जैसलमेर के सिक्के जो हैं मोहम्मद शाही और अखेशाही सिक्के कहलाते हैं। अलवर के रावशाही सिक्के हैं और रावशाही सिक्कों में तांबे के सिक्के प्रचलित थे। धौलपुर के जो सिक्के हैं उनको तमंचा शाही कहते हैं और शाहपुरा में 11 संधिया सिक्के भी प्रचलित थे।
65वां प्रश्न है, निम्न में से ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया और भिंडरिया और नाथद्वारिया क्या है? ये सिक्के ही हैं और मेवाड़ में प्रचलन इनका था। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में ही एक चांदोड़ी नामक सिक्के का भी प्रचलन हुआ था। इसके बाद में ये आप देख लीजिए, में भिलाड़ी ये सारे दे दिए हैं। यहाँ पे बिहारी सतसाई के लेखक बिहारी निम्न में से किस शासक के दरबार के विद्वान थे? तो आपके जो बिहारी जी हैं वो राजा बिहारी जो हैं वो आपके राजा मानसिंह जो है सॉरी जयसिंह, ये देखो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के समय थे। और यहाँ पे देखिए सारा जो है यहाँ पे जयसिंह का तो आपको बताना ही है आंसर। बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है। मुक्तक काव्य हैं 713 दोहे हैं। एक बार पूछ लिया गया था इसमें कितने दोहे हैं। और ये शुरू किससे होता है? ये पार्वती जी की सेवा से शुरू होता है। नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। ये राजा जयसिंह ने अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि इस दोहे से राजा को वे महल से बाहर ही नहीं निकलते थे और राजकाज में कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े विचलित थे, किंतु राजा कुछ कहने की शक्ति किसी में नहीं थी। बिहारी ने यह कार्य किया और बिहारी ने एक दोहा गाया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभद्यो आगे कौन हवाल। अर्थात नहीं इस काल में फूल में पराग है, नहीं मीठी मधु है। अगर कभी भोरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या होगा। राजा जयसिंह अपने विवाह के बाद रास क्रीड़ा में अपना पूरा समय व्यतीत करने लगे थे। उसको अपने राज्य की तरफ से ध्यान हट गया था। तब बिहारी ने यह दोहा सुनाया था। इससे राजा फिर से अपने कार्य के प्रति कार्य को ठीक प्रकार से देखने लगे थे। इससे सीख क्या मिलती है इस दोहे से? कि महाकवि बिहारी ने इस दोहे में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अपने भविष्य को सोचकर चलना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी चीज की बेकार ही होती है तो किसी से उसे अत्यधिक प्रेम भी नुकसान के कारण बनता है। अर्थात अति भी नहीं होनी चाहिए और विमुख भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। 67वां प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर एक साथ कार्य किया? अब सीधे सीधे प्रश्न है, भटनेर दुर्ग। इसके बारे में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए आगे, जैसलमेर दुर्ग निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर का दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर। राजस्थान का सबसे जो श्रेष्ठ धानवन दुर्ग है वो आपका जैसलमेर दुर्ग है। इसमें 99 प्राचीर हैं, जिसमें 1633 से 1677 के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। वल्लभ नगर इसका प्राचीन नाम है। ये आपको सारा मिल जाएगा। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ गद्दी है। गूदड़ संप्रदाय आपका दातेड़ा भीलवाड़ा, लालदासी संप्रदाय धूली दूब अलवर, रामानंदी संप्रदाय है आपका गलताजी जयपुर में, जसनाथ जी संप्रदाय है कतरियासर बीकानेर। 70वां प्रश्न, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? चरणदास जी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले व्यक्ति थे पीपा। टोडा ग्राम इनकी तपोस्थली रही थी। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल राजस्थान के कबीर हैं। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध प्रमुख पीठ कहां है? तो वो आपकी करौली हो जाएगी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा केंद्र नाथ द्वारा है। ठीक है। वह लोक देवता जिसकी हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समान रूप से पूजा की जाती है रामदेव जी हैं। पोखरण जैसलमेर में इसकी प्रधान गद्दी है। आपके गुजरात में छोटा रामदेवरा है। नेजा इनकी ध्वजा को कहा जाता है। रिखिया इनके मेघवाल भक्त होते हैं। डालीबाई इनकी प्रमुख भक्ति थी, महिला भक्ति, जो इनको अपना भाई के रूप में पूजा की करती थी। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो जसनाथ जी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। राजस्थान के वे लोक संत जिसकी भेंट मुगल बादशाह अकबर से हुई थी? तो दादू दयाल जी ऐसे संत थे। अभी बताया था जसनाथ जी के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो आपका नारायणा जयपुर में है।
और मध्यकाल में प्रवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है शेरपुरा अलवर में। महामंदिर जोधपुर जो है वो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दासी मत का संबंध आपको मीराबाई से करना है। दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से। और बागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरीबाई को। बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्न में से किस चौहान शासक के समय राजस्थान में आए थे? तो आपके पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर हो जाएगा। हवाला शिल्प ग्राम निम्न में से कहां है? तो हवाला शिल्प ग्राम जो है इसमें मान्यता, प्राचीन मान्यता के अनुसार निम्न में से किस सूफी संत की मजार पर जात देने से पागलपन के शिकार व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं? तो ये आपके हजरत शक्करबार पीर नरहड़ झुंझुनू, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हवाला शिल्प ग्राम निम्न में से कहां है? तो वो आपका हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर में है। और असुमेलित को छांटना है। हाथीदांत का कार्य आपको पता है जयपुर में ही होता है। पावरजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। तलवार निर्माण का कार्य जो है जोधपुर में थोड़ी होता है, तलवार निर्माण का सिरोही में कार्य होता है। छाता निर्माण फालना पाली में होता है, ये भी आपका सही है। तो जोधपुर इसमें आंसर गलत हो जाएगा। मामाजी के घोड़ों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मामाजी के घोड़े हैं हारजी गांव के प्रसिद्ध हैं। चलिए 89 क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मीनाकार की सबसे बड़ी मंडी कहां है? तो सीतापुरा है जयपुर में, वहीं पे आपकी मीनाकार की सबसे बड़ी मंडी है। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आपके ब्लू पोट्री से है। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। ब्लू पोट्री कहां की है? कागजी पोट्री कहां की है? देखिए ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की है, कागजी पोट्री अलवर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की है और सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। दोबारा देखो, ब्लू पोट्री जयपुर, कागजी पोट्री अलवर, ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री बीकानेर। राजस्थान में गोटा बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाते थे? राजस्थान में जो गोटा बनाते हैं उनको लीलघर या नीलघर कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित आपको करना है। तो दाबू प्रिंट, मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू प्रिंट बालोतरा में, फिर इसके बाद में गेहूं का दाबू प्रिंट सांगानेर में और कागजी दाबू प्रिंट आपका जायल नागौर में प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? समुद्री रंग का लहरिया जयपुर में ही बनता है। समुद्री रंग का लहरिया जयपुर में बनता है। इसके बाद में सतरंगी लहरिया आपका शाहपुरा में नहीं बनता। मोती लहरिया सीकर में ही बनता है और पचरंगी लहरिया आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। हस्तकला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जयपुर को हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है, सही है। और हस्तकला को आत्मा मीनाकार को कहा जाता है। सीतापुरा में मीनाकार की प्रधान मंडी है। तो दोनों ही सही हैं, इसमें कोई सा भी कथन गलत नहीं है। राजस्थान का वह कौन सा आभूषण है जिसका क्षेत्र बदलने के साथ उसका स्वरूप भी बदल जाता है? तो बोरला आपका वो है और बोरला महिलाएं अपने सिर पर यहां पे धारण करती हैं। ठीक है, निम्न में से असुमेलित को छाड़ना है। चूड़ा रत्न आपके स्त्रियों के सिर का आभूषण है। खांच स्त्रियों का चूड़ा है जो आमतौर पे हाथी दांत का बना होता है। खंजरी पैर का आभूषण नहीं है, ये तिमणिया गले का ही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान का आभूषण, कंठमाला गले का आभूषण, कंकण हाथ का आभूषण और सुआ भाल को सोने का आभूषण, ये आपका असुमेलित है। निम्न में से सरक्यारी क्या है? स्त्री के सिर पर जो आभूषण धारण करते हैं बोरले के समान सरक्यारी एक आभूषण है। ठीक है, निम्न में से वेण और बेडलो क्रमशः क्या है? तो वेण तो नाक में पहनी जाती है जो बेसरी के टाइप का होता है और बेडलो कान का आभूषण है। निम्न में से चंपाकली और टीडो भिलको है, ये कहां पे पहने जाते हैं? तो ये चंपाकली तो आपके सिर पे, गले पे, और टिड्डो भिलको आपके सिर पे। तो गला और सिर ये आपका दोनों सही हो जाएगा। धांस निम्न में से क्या है? तो धांस होती है दांत पे जो रखन टाइप का आभूषण धारण करवाया जाता है जो चमकता है, उसको आपको धांस कहा जाता है। बाला, बाली, बाला और बल्ल्या क्रम से क्या है? तो बाली तो देखो नाक में पहनी जाती है, बाला कान में पहना जाता है और बल्ल्या हाथ का आभूषण है। बेसरी आभूषण जो है वो आपका नाक में पहना जाता है जो
आपकी मोनालिसा है, किशनगढ़ की जो कलाकृति है, राजस्थान की मोनालिसा जिसको बोलते हैं, उसका जो नाकाभूषण है उसको बेसरी कहते हैं, नाक में पहनते हैं। निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा युग्म कमर के आभूषणों हेतु असंगत है? कमर के आभूषणों हेतु असंगत है रखन करघनी। देखिए रखन यहाँ पे आ गया, ये रखन जो है दांत का आभूषण है, इसलिए ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी सटका, करघनी, कणकती, तगड़ी, ये सारे जो हैं वो उसी पे पहने जाते हैं। विवाह के दिन वधू की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाता है? पीर जोड़ कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाएं द्वारा नहीं पहनी जाती? कटकी भात की ओढ़नी कभी भी अविवाहित महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं नहीं पहनती हैं, ये कुंवारी जो लड़कियां हैं वो पहनती हैं इसको। निम्न में से कातोड़ा क्या है? शोक के अवसर पर महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको कातोड़ा कहा जाता है। ऐसुमिलित को छांटना है। तिलका, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सफेद रंग का वस्त्र तिलका होता है। नांदना, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो घाघरा होता है नीचे की स्कर्ट टाइप, उसको नांदना कहते हैं। और बडुली, दूल्हे द्वारा विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए जो ओढ़नी लेके जाते हैं उसको बडुली कहा जाता है। ऐसुमिलित छांटना है। देखिए कछाऊ, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा है, सही है। लंगोटी, आदिवासी महिलाओं द्वारा जो कांचली के रूप में वस्त्र धारण किया जाता है उसको लंगोटी कहते हैं। और खटका, सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला साफा जो है उसको खटका कहते हैं। और ढापाड़ा एक तंग धोती है ना, ऐसुमिलित। ढीपाड़ा जाट समाज में नहीं है, ये आदिवासी समाज में पहना जाता है। तो ये इस प्रकार के आपके आज के जो है वो लगभग 110 प्रश्न मैंने आपको राजस्थान की जो कल्चर से संबंधित, कल्चर और आर्ट प्रश्न मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य यही था कि आपको हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में पता रहे कि किस प्रकार के प्रश्नों का हम चयन करते हैं और किस प्रकार मिनिमम समय में आपको मैक्सिमम कंटेंट परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है वो देने का प्रयास हम करते हैं। तो यदि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको इसको PDF चाहिए तो ये जो ऊपर हमने दे रखा है द स्मार्ट स्टडी के नाम से, आपको द स्मार्ट स्टडी के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद में आप फ्री कंटेंट जो है स्टडी मटेरियल में सेक्शन में जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं।